यूपी में शनिवार को हुए जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 53 में से 46 सीटें जीत ली। समाजवादी पार्टी को 4, आरएलडी को 1 और राजा भैया की जनसत्ता पार्टी को 1 सीट मिली। इससे पहले बीजेपी 21 सीटें और समाजवादी पार्टी 1 सीट निर्विरोध जीत गई थी। इस तरह प्रदेश में 75 में से 67 जिलों में बीजेपी और 5 में समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया है। यूपी में बीजेपी के लिए आज जश्न का दिन था। तमाम जिलों में पार्टी के कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते रहे। कहीं आतिशबाजी हुई तो कहीं ढोल नगाड़े बजे और कहीं रंगों की होली खेली गई। आज पंचायत चुनाव का जो परिणाम सामने आया है, 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और ये परिणाम सामने आ गया है कि जो ट्रेंड प्रदेश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर रखी थी, 2014, 2017, 2019 वही 2022 में भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। यूपी के 75 जिलों में बीजेपी को 67, समाजवादी पार्टी को 5, आरएलडी को 1, जनसत्ता दल को 1 और आजाद उम्मीदवार को 1 सीट मिली है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज भी कई जगह चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगा के प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले कन्नौज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बदायूं, संभल और रामपुर में पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन अखिलेश यादव की सीट आजमगढ़ पार्टी जीत गई है और बलिया के पुराने समाजवादी पार्टी के नेता अंबिका चौधरी ने अपने बेटे आनंद को चुनाव जितवा लिया। चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे समाजवादियों पे प्रयागराज में पुलिस ने जम के लाठीचार्ज किया, जिसमें तमाम कार्यकर्ता घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। हमारे लगभग 2 दर्जन से ज्यादा हमारे सीनियर लोग, हमारे जो यूथ के लड़के हैं, मार खाए हैं, जिसमें इसी में पार्वती हॉस्पिटल में आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। कम कम यहाँ 2 दर्जन लोग यहाँ एडमिट है, जिसमें कई कम 5-7 गंभीर हैं। इस चुनाव में प्रतापगढ़ की सीट राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा के जीती। बागपत की सीट भी आरएलडी ने जीत ली है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन यहाँ पे पंचायत चुनाव बहुत विकृत स्थिति में पहुँच गए हैं। हर बार इसमें बड़े पैमाने पे धन बल, बाहुबल और सत्ता की ताकत का इस्तेमाल होता है, इसलिए आगे से इसे कराने से पहले इसमें सुधार की कोशिश जरूर होनी चाहिए। ब्यूरो इनपुट्स के साथ लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उधर समाजवादी पार्टी ने इन चुनाव में यूपी सरकार पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब दिया है। इटावा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सांसद, बीजेपी के एमएलए, बलिया के अंदर बीजेपी के 4 एमपी हैं, 2 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, 2 मिनिस्टर हैं, 5 एमएलए हैं। अगर प्रशासन का दुरुपयोग करना होता तो सर्वाधिक दुरुपयोग यहां होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोनों जगहों पर चुनाव हारी है। वहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी जीते तो कभी ईवीएम पर और कभी प्रशासन पर आरोप लगाना, और समाजवादी पार्टी जीते तो उनकी मेहनत हो गई। वहीं प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में धांधली के आरोप में प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रयागराज में बीजेपी के वीके सिंह 51 वोट हासिल कर चुनाव जीत गए, जबकि सपा उम्मीदवार मल्टी सिंह को 33 वोट ही मिले। आसनसोल की पूर्व मेयर और टीएमसी की नेता तबस्सुम आरा एक महिला को कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद विवादों में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है? आखिर एक नेता ऐसा कैसे कर सकता है? हालांकि तबस्सुम आरा का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग ली हुई है।
और इस पर बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट किया है कि लगता है जैसे तृणमूल सरकार का अपने प्रशासकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। तृणमूल की तबस्सुम आरा जो एएमसी की प्रशासकीय संस्था के सदस्य हैं, उन्होंने खुद लोगों को टीके लगाकर सैकड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। क्या उनका सियासी रंग उनको कड़ी सजा से बचा लेगा? उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल लगातार जारी है। नर्सों का कहना है कि हर बार उन्हें आश्वासन देकर हड़ताल खत्म करवाई जाती है, लेकिन इस बार जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हड़ताल जारी रहेगी। नर्सों का कहना है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए और पहले की तरह पेंशन की सुविधा दी जाए। महाराष्ट्र में अभी कोरोना के मरीज देश में कई राज्यों से अधिक मिल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सख्ती इसी वजह से वहां पूरी तरह खत्म नहीं की गई है। औरंगाबाद में पर्यटन स्थल सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही खुले हुए हैं। हालांकि इस वजह से सैलानियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विजयवाड़ा में 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर हावड़ा वास्को डी गामा एक्सप्रेस में चारों बांग्लादेशी सफर कर रहे थे। पकड़े गए बांग्लादेशियों से पूछताछ की जा रही है। और कोरोना के दौर में कई गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। इसकी वजह यह है कि उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। भुवनेश्वर में एक एनजीओ ने कमजोर तबके के बच्चों को 67 स्मार्टफोन दिए हैं। इससे इन बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो सकेगी। और स्मार्टफोन की कमी की समस्या सिर्फ भुवनेश्वर नहीं, कई राज्यों में है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि छात्र घरों से दूर पेड़ों पर जाकर ऑनलाइन पढ़ाई करने को मजबूर हो गए। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के लेखनी शहर से 18 किलोमीटर दूर जेवनाला गांव में रहने वाले अतुल गोंधले हर सुबह पॉलिटेक्निक की अपनी ऑनलाइन क्लास से पहले इसी तरह तैयार होते हैं और फिर खेतों के रास्ते गांव के दूसरे छोर पर मौजूद इस पेड़ तक पहुंचते हैं, जिसे गांव वाले नेटवर्क ट्री कहते हैं। इलाके के इकलौते मोबाइल टावर से करीब 200 मीटर की दूरी पर मौजूद ये पेड़ ही गांव के छात्रों के लिए अकेली जगह है जहां उन्हें नेटवर्क मिल पाता है। तो गांव के छात्र यहीं आकर अपनी पढ़ाई करते हैं। रेंज शोधावी लागते आणि मी हर रोज इस पेड़ के पास आकर पढ़ाई करनी पड़ती है। मॉनसून में भारी बारिश की वजह से कई बार पढ़ाई छूट जाती है। यही एक जगह है जहां नेटवर्क अच्छा है, बाकी जगह नेटवर्क ही नहीं है। त्यामुळे आम्हाला इथेच यावं लागते। तेज धूप हो या भारी बारिश, छात्रों को अगर पढ़ाई करना हो तो उन्हें यहीं आना पड़ता है। घर या दूसरी जगहों पर फोन में नेटवर्क नहीं होता है, लिहाजा 15 महीनों से गांव के करीब 150 छात्र ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अपनी कॉपी, मोबाइल, पेन, हेडफोन लेकर यहां पहुंच जाते हैं या तो उन्हें कहीं और जाना पड़ता है। आणि माझे ऑनलाइन क्लासेस असल्यामुळे ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई हम घर से नहीं कर सकते, यहीं किताबों को लेकर आना पड़ता है। कभी कभी रात 8 या 8:30 की क्लास होती है, तब हम कैसे पढ़ाई करने यहाँ आए? मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता। अगर शिक्षक फोन पर कोई सूचना देना चाहे तो वो भी संभव नहीं है। सरकारों ने कोरोना के कारण पढ़ाई को ऑनलाइन कराने का फैसला तो किया, लेकिन सरकार ने यह पता लगाने की शायद कोशिश भी नहीं की कि क्या भारत के सभी हिस्सों में इस तरह की पढ़ाई करने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं मौजूद भी हैं या नहीं। गोंदिया से रवि आर्य के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। वैसे गोंदिया जिले के बच्चों के पढ़ाई का जज्बा ही कहेंगे, वरना डिजिटल डिवाइड भारत में हर कहीं मौजूद है। कोरोना महामारी का गरीब बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इन बच्चों के पास मोबाइल फोन तक नहीं है। लेकिन औरंगाबाद की एक बच्ची ने झुग्गी को बच्चों के लिए अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी खोली और वो लाइब्रेरी बढ़कर 11 मोहल्ला लाइब्रेरियों की हो गई है।
स्कूल बंद हो, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल खरीदने के पैसे ना हो, तो झुग्गियों में रहने वाले बच्चे क्या करें? छठी क्लास में पढ़ने वाली मिर्जा मरियम ने सोचा क्यों ना मोहल्ला लाइब्रेरी खोली जाए ताकि बच्चे भी पढ़ सकें और वक्त भी गलत आदतों में जाया ना हो। और उनकी भी ऑनलाइन क्लास में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं गली के बच्चों के लिए कुछ करें। फिर हमने सोचा गली में क्यों, बहुत सारे गलियों में ऐसे, इसलिए हमने पूरे मोहल्ला लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला किया। मरियम ये काम अपने पिता मिर्जा कय्यूम नदवी की मदद से कर पाई। अपने मोहल्ले में 500 किताबों की लाइब्रेरी से शुरुआत की। देखते हैं कि शहर में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं, लेकिन बच्चों के लिए कहीं भी लाइब्रेरी नहीं है। और आज के हालात में ऐसा हो गया कि जब लोग कहते हैं कि किताबें बच्चे पढ़ते नहीं है, तो ये बात गलत है। हम उनको घर में किताबें ले आके देते ही नहीं है। हमारे घर में सब आ रहा है, खाने के पैकेट्स आ रहे हैं, मिठाइयाँ आ रही है, फल आ रहे हैं, लेकिन किताब नहीं आ रही। इस मुहिम से तकरीबन 2000 बच्चों को फायदा पहुंचा है। जाहिर है सबसे ज्यादा खुश भी वही है। इसमें से बुक लेके जाते हैं और पढ़ते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है। इसमें बहुत अच्छे कहानियाँ हैं और किस्से, वो हम सब मिलकर पढ़ते हैं तो हमें बहुत फायदा होता है और हमें इससे पढ़ना भी आता है। एक मोहल्ले की एक लाइब्रेरी से शुरू होकर अब 11 मोहल्ला लाइब्रेरियां चल रही हैं। लेकिन इनका सपना है कि सिर्फ औरंगाबाद या महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसी लाइब्रेरियां खोली जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।